नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 4 सालों से बारूदी आग में झुलस रहे रूस यूक्रेन के पीस प्लान के खेल में क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से फेल हो गए? क्या डील मेकर एक और डील करा पाएंगे? फ्लोरिडा में ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 2.5 घंटे तक आमने सामने बैठे, लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आया है। डोनबस पर मतभेद कायम है, कोई सुरक्षा गारंटी पर सहमति नहीं बन पाई है। जेलेंस्की चाहते हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिले, यानी अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका सीधे जंग में इंटरवीन करे, जंग में उतरे। ट्रंप का संदेश साफ है, अमेरिका अब दूसरों के लिए जंग नहीं लड़ेगा। तो सवाल क्लियर है, क्या यूक्रेन को अब सिर्फ वायदे मिल रहे हैं, गारंटी नहीं? और क्या यह जंग अब अंतहीन बर्बादी की ओर बढ़ चुकी है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 95% मुद्दों पर सहमति बन गई है। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की जंग रोकने की बात कर रहे हैं। लगभग 3 घंटे तक एक बेहद गोपनीय बैठक चली, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ ठोस सामने नहीं आया है। अभी कोई सीजफायर नहीं है, रोड मैप दिख रहा है, लेकिन भरोसे की गारंटी नहीं है। आपको ट्रंप जेलेंस्की की बैठक की बड़ी बात क्या रही है, सबसे पहले वो बताते हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। फ्लोरिडा में ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत अभी तक बेनतीजा नजर आई है। 2.5 घंटे की मीटिंग में कोई बात नहीं बनी है। पीस प्लान पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। डोनबास पर भी मतभेद बरकरार है। पुतिन सीजफायर को तैयार नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं पीस डील आसान नहीं है, जेलेंस्की कह रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या मीटिंग में कुछ सहमति बनी है या नहीं बनी है, या ये मीटिंग फेल हो गई है। सवाल यह है कि क्या जंग रोकने वाला कोई बचा है? पहले युद्ध का मतलब था टैंक, सैनिक सीमाएं, लेकिन आज की जंग में मिसाइलें हैं, ड्रोन है, साइबर अटैक है, आर्थिक हथियार हैं, सैंक्शंस हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां सिर्फ शहर नहीं उजड़े, पूरी वैश्विक सप्लाई चेन हिल गई। यूक्रेन भी अब 4 सालों के नॉन स्टॉप युद्ध से थककर समझौते की पटरी पर लौट चुका है, लेकिन थोड़ा भी झुकने को तैयार नहीं है। वो समझौता अपनी शर्तों के साथ करना चाहता है। फिर अमेरिका में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात होती है, घंटों की बात होती है, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। ये पेच कहां फंसा हुआ है, ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डोनबास चाहते हैं पुतिन, जेलेंस्की डोनबास छोड़ने को तैयार नहीं है। सुरक्षा गारंटी अमेरिका देने को तैयार है, सुरक्षा गारंटी पर पुतिन की सहमति बाकी है। सुरक्षा गारंटी बिल्कुल नहीं मानेंगे पुतिन, यह भी साफ नजर आ रहा है। ज़पोरिज़िया एटमी प्लांट पर भी पेच है। जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका प्लस यूक्रेन की कंट्रोल। ट्रंप ने दिया रूस, यूएस और यूक्रेन के कंट्रोल का प्रस्ताव। जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को आर्टिकल 5 नेटो जैसी गारंटी मिले, सुरक्षा गारंटी। जेलेंस्की की मांग शुरू से रही है, क्लियर मांग रही है नेटो के चार्टर, आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी। मतलब अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और नेटो सीधे मैदान में उतरे। लेकिन ट्रंप का रुख पहले से बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा साफ है। अमेरिका यूक्रेन की जंग अपनी जंग नहीं बनाएगा। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप कई बार कहते रहे हैं कि अमेरिका दूसरे देशों के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है, टकरा जाती है। डोनबास पर भी मामला फंसा हुआ है। अब जरा डोनबास को भी समझिए। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, रूस के लिए रणनीतिक ताकत है, यूक्रेन के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, पश्चिम के लिए शक्ति संतुलन की परीक्षा है। और जब तीनों के हित आपस में टकराते हैं तो समझौता नहीं, विनाश पैदा होता है। अब आपको बताते हैं कि नेटो आर्टिकल 5 जैसी गारंटी की कीमत क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेटो चार्टर आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का मतलब पूरी सुरक्षा की गारंटी, हमला होने पर अकेला न छोड़े जाने का भरोसा, यह आश्वासन कि सहयोगी देश सिर्फ बयान नहीं कार्रवाई भी करेंगे। यह सबसे मजबूत सुरक्षा आश्वासन माना जाता है। इसी वजह से कई देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं। रूस जेलेंस्की यूक्रेन के लिए आर्टिकल 5 जैसे गारंटी शब्दों में चाहते हैं, आसान शब्दों में एक पर हमला यानी कि सब पर हमला, जैसे कि नेटो में होता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका खुलकर कहे कि हम तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं अगर तुम सीजफायर कर देते हो। इसके पीछे जेलेंस्की दलील देते हैं कि भविष्य में कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला करने से बचेगा। यह एक स्थायी शांति समझौते की नींव रखेगा, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग होगी।
एक ऐसी गारंटी जो सीधे तौर पर अमेरिका को कनेक्ट करेगा यूक्रेन के साथ किसी भी जंग में। तो सवाल यह उठता है कि क्या जेलेंस्की की सुरक्षा, यूक्रेन की सुरक्षा मांग रहे हैं या पूरी जंग को ही अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यह जंग अब इंसानियत को मार रहा है। इस जंग की कीमत देखिए आप। यूक्रेन शहर उजड़ चुका है, कई शहर खंडहर बन चुके हैं, एक पूरी पीढ़ी या तो हथियार उठा चुकी है या कब्रिस्तान में सो रही है, लेकिन फिर भी जंग जारी है। क्यों? क्योंकि ये जंग अब रूस बनाम यूक्रेन नहीं है, ये एक तरह से यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन बनाम रूस हो चुका है। ये नेटो बनाम क्रेमलिन हो चुका है। ये वर्चस्व बनाम अस्तित्व की लड़ाई हो चुका है। और ऐसी लड़ाइयों में इंसान सबसे सस्ता हो जाता है। और आज अमेरिका खुद सवाल पूछ रहा है कि कब तक अरबों डॉलर खर्च किया जाए, कब तक हथियारों की सप्लाई की जाए। यही थकान इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटा तो रूस आगे बढ़ेगा, रूस आगे बढ़ा तो यूरोप कांपेगा, और यूरोप कांपेगा तो फिर नेटो इसमें एंटर करेगा। यानी पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर का सीन बन के ही रहेगा अगर इसे सीजफायर नहीं कराया गया तो। अब जरा रूस को देख लीजिए। रूस को वक्त चाहिए और रूस के पास वक्त है। और यूक्रेन की अगर बात की जाए तो उसकी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो चुकी है। वो यूरोप और अमेरिका के भरोसे बैठा है। रूस लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक दोनों देशों ने बहुत कुछ खोया है। अगर आप देखेंगे इस जंग को तो यूक्रेन ने 45,000 सैनिक खोए हैं, 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, 15,149 से ज्यादा टैंक बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुई, 8,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हुए, 14,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं, 60 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और 70 लाख लोग गरीब हो गए। ये यूक्रेन की बात रही। रूस की बात भी आप देख लीजिए। 1.25 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 2 लाख से ज्यादा घायल हैं, 18,923 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं, 9,867 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो चुके हैं, 700 करीब आम नागरिकों की मौत हुई और जीडीपी में गिरावट 4.5% की है। यानी रूस की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है। इतिहास गवाह है, जब एक पक्ष थकता है तो दूसरा इंतजार करता है। इंतजार घात लगाने की, इंतजार सही मौके की और सटीक हमले की, जिससे जंग और ज्यादा बेरहम हो जाती है। और आज यही वजह है कि दुनिया डर रही है कि कहीं ये 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा पेच है वो एक और है, नेटो आर्टिकल 5। क्या जेलेंस्की अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे हटना राजनीतिक आत्महत्या है? या फिर सबसे बड़ी बात कि अब जेलेंस्की क्या करेंगे, क्या समझौता करेंगे वो? इसके लिए वो कह रहे हैं कि उसे अपनी मुल्क में अपने लोगों की राय लेनी होगी, यानी कि जनरल रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, पब्लिक रेफरेंडम की बात कर रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 95% मुद्दों पर सहमति बन गई है, बस पुतिन की हामी बाकी है। पुतिन की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो क्या 2026 में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, या 2026 भी एक खूनी साल होने वाला है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो जंग है, इसका असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया तक नहीं है, इससे भारत भी परेशान हुआ है। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर हुआ है। सबसे तगड़ी मार एनर्जी सेक्टर पर पड़ी है। हमको प्रेशर किया जा रहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें, हम दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदें जहां से महंगे तेल मिलेंगे। एनर्जी सेक्टर हिट होगा। और एक विकासशील देश के लिए, खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए जिसकी रफ्तार लगभग 8% जीडीपी की है सालाना, उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो आज पूरा इंडिया बोल रहा है कि इस युद्ध में सीजफायर होना चाहिए और पूरा भारत इस पक्ष में खड़ा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा रात, नेता रिपब्लिकन पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से लाइव, आपका भी स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव जी से करना चाहेंगे। संजीव जी, क्या लग रहा है 2026 में कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? हालांकि पुतिन तो एक तरह से जीत चुके हैं, उनको जो टारगेट अचीव करना था वो कर चुके हैं, तो क्या वो इस 20 पॉइंट के मसौदे पर अग्री करेंगे? देखिए, ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में मारा लागो फ्लोरिडा में जो बैठक हुई है,
वो जो अभी तक के जो शांति के जो प्रयास चल रहे हैं उसकी दिशा में एक सकारात्मक कदम अवश्य है। लेकिन इसके जाहिर है कि जैसा कि आपने स्वयं बताया कि कोई इसके सब्सटेंशियल जो आउटकम्स हैं अभी सामने नहीं आए हैं। क्योंकि अब ये जो प्रपोजल है इसको रशिया को का क्या रिएक्शन होता है उसका अभी इंतजार करना होगा। और अभी तक इस तरीके की कोई संकेत नहीं है कि रशिया इन बातों को मानने जा रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, बातचीत की जो प्रक्रिया है, वो और अधिक लंबी चलने की स्पष्ट रूप से जो है संभावनाएं दिखाई देती है। क्योंकि जो टेरिटोरियल कंसेशंस का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसके के ऊपर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। सिक्योरिटी गारंटीज का जो दूसरा विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, फॉरेन ट्रूप्स चाहता है। और जाहिर है कि इस तरीके के प्रपोजल्स पर भी रशिया को अपनी सहमति देनी होगी और रशिया अभी ऐसी सहमति देने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता है। जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर किसका अधिकार होगा, वो किस तरीके से पूरा उसका गवर्नेंस होगा, इसके बारे में भी एक बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है। तो ये और कई ऐसे अन्य विषय भी हैं। ये मेरा ऐसा मानना है विवेक जी कि ये जो अभी बातचीत की प्रक्रिया है ये लंबी चलेगी। और रशिया का जहाँ तक संदर्भ है, रशिया भी इस युद्ध को एंडलेस तो नहीं कर सकता। लेकिन रशिया क्या अपनी जो 5 प्रोविंसेस उसने यूक्रेन के अपने अधिकार में ले लिए हैं, उसके बारे में वो किस तरीके का कंसेशंस देता है और क्या वो कंसेशंस देगा या नहीं देगा, वो सारे विषय अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में ये जो मुलाकात है ये तो एक अच्छा कदम है। और इसी बात को भारत हमेशा से कह रहा था कि संवाद ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है और संवाद हो रहा है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये संवाद की जो प्रक्रिया है वो चूंकि ये विषय बहुत ही जटिल है और अभी भी मिसट्रस्ट बहुत है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है महाशक्तियों के बीच में, इसी वजह से ये लंबा खिंच सकता है। आपने देखा कि एक तरफ यहाँ पर मारा-लागो में बातचीत भी चल रही थी और रशिया वहां यूक्रेन पर हमले भी कर रहा था। क्योंकि रशिया भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाना चाहता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम ताकत के साथ करेंगे। हम एक अपना डिफेंस पोस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को वो मेंटेन करते हुए ही बातचीत करेंगे। और यूक्रेन भी इसी तरीके की पोस्चरिंग करता है। यूक्रेन भी लगातार ड्रोन्स के माध्यम से रशिया के ऊपर हमले कर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये जो बातचीत की प्रक्रिया अभी और चलेगी, ये लंबी चल सकती है। और जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक जाहिर है कि हमले भी जो अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया जो चल रही है और नेताओं का मिलना, रशिया और के नेता और अमेरिका का के राष्ट्रपति के बीच में भी मुलाकात डायरेक्ट हो चुकी है अलास्का में। और जाहिर है कि इसके बाद भी यूरोपियन जो लीडर्स हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में है। ये जो मारा-लागो में बातचीत हुई उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति उनके बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। और इस पूरी बात के बाद वार्ता के बाद यूरोपीय नेताओं के साथ भी दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति सबसे जेलेंस्की बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि जेलेंस्की और पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहे हैं। देखिए ये अल्टीमेट वो निष्कर्ष होगा, अल्टीमेट वो कंडीशन होगी। लेकिन अभी वो स्थिति अभी बनी नहीं है कि यूक्रेन और रशिया साथ साथ बातचीत करने के लिए तैयार हों। लेकिन वो दिन अवश्य आएगा, मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है। और ये ऐसा होगा तभी ये जाकर के सहमति बनेगी। मैं तो लेकिन एक बात संजीव सर, मैं तो बहुत पॉजिटिव इस बात को लेकर कि ये सीजफायर हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन ले लूं। माथुर सर इस पर क्या कह रहे हैं उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी अमेरिका में है अभी और अमेरिका की नजरों से अमेरिका कुछ चीजों को देख रहे होंगे। लग रहा है कि ये कुछ पॉजिटिव इंस्टांस है इस बार की बैठक के बाद। सबसे बड़ी बात एक तो क्लैरिफाई कर दूं, मैं न केवल अमेरिका में हूं, मैं फ्लोरिडा में हूं। तो उसको कहीं आप इस मीटिंग के में भी कहीं शामिल हो रहे तो नहीं गए थे गुपचुप तरीके से? माधुर सर आपने बताया नहीं किसी को। आई विश विवेक, और आप जाकर जो है वहां पर स्ट्रेटेजी बनाकर आ गए हों कि भाई इंडिया के एक्स मेजर जनरल आ रहे हैं और बताएंगे कैसे युद्ध समाप्ति हो सकती है। भारतीय आर्मी का लॉ तो पूरी दुनिया मानती है ना। जी माधुर सर। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल भारतीय आर्मी का लोहा मानती है, और भारतीय जो कूटनीति है उसका भी लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसकी जी। वजह यही है कि भारतीय कूटनीति इस बात पर आधारित है कि हर हर समस्या का समाधान बातचीत से निकल के आना चाहिए, हम्म। और इसीलिए ये जो बातचीत हो रही है ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं वही बात कहने वाला था कि जब तक दोनों पार्टीज आपस में बातचीत नहीं करेंगी, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सोल्यूशन निकल के आना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है विवेक, कि जब आपकी जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हुआ करती हैं वो एक्सट्रीम्स में होती हैं। आप रशिया ने साफ कह दिया है कि मैं पूरा डॉनबास का इलाका अपने कब्जे में रखूंगा, ज़पोरिज़िया अपने कब्जे में रखूंगा, और उस न केवल ये कब्जे कब्जे में रखूंगा, उन्होंने ये कहा है कि जिस एरिया को हम क्लेम करते हैं वो सारा क्लेम वाला एरिया हमारा। या इसका अर्थ ये है कि जो 85% 80% उनके पास ऑलरेडी डॉनबास है, उसके अलावा जो 15% बचा हुआ है उसको भी वो रखना चाहते हैं। तो वो उनकी एक एक्सट्रीम डिजायर है, और उसके ये जेलेंस्की कहते हैं कि मैं सब कुछ वापस ले लूंगा, न केवल ये दूंगा बल्कि क्रीमिया पे भी मेरा अधिकार है। तो जब तक आपको इसका कम डाउन दोनों की तरफ से नहीं होगा, आपको अपना अपना जो स्टांस है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के इसका वो हो सकता है। अब जेलेंस्की जो है वो 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं, और आर्टिकल 5 वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी गारंटी। तो ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन जब तक जेलेंस्की और पुतिन बात नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी नजदीक आ पाएगा। क्योंकि अमेरिका जो है वो ये नहीं कह सकता कि रशिया से टेलीफोन पर बात हुई पुतिन से और पुतिन ने क्या कहा। बात तो एंकरेज में भी हुई थी, बात और भी कई जगह हो रही है। तो ये मेरी समझ ये कहती है कि जहां तक सवाल बातचीत का है वो चलते रहने चाहिए। अब यह प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से दोनों साइड्स को एक अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद वाला एग्जिट वहां से मिल पाए। जब तक ये इस प्रकार के एग्जिट की एक सिचुएशन को नहीं बनाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि यहां पर शांति स्थापित होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप इसमें भी कोर्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप धमका करके किसी को कहें कि भाई तुमको मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा इसलिए आप ये बात मान लें, वो उसका वो नहीं हो पाएगा। अगर जेलेंस्की जितनी भी शर्तें रूस की हैं तमाम मान लेगा, तो वो अपने लोगों को किस प्रकार से, आप मुझे बताएं विवेक, कि आपने जहां से लड़ाई शुरू करी उसका अगर सारा ही मानना था तो आप उसी समय मान लेते तो इतने लोगों का नुकसान नहीं होता, इतना इकोनॉमिक सेटबैक नहीं होता। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और दो तीन इश्यूज जो हैं वो लगातार बने रहेंगे। पहला इशू है आपको सिक्योरिटी गारंटी, किस वैरायटी की सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। जहां तक सवाल हमने कहा कि ये अमेरिका का युद्ध है, अमेरिका का युद्ध तो हमेशा से था। ये युद्ध कभी भी मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन और रूस का, शुरू से अमेरिका जो है इस युद्ध में परोक्ष रूप से और शामिल रहा है, और उसी की वजह से ये मुझे लगता है युद्ध चालू हुआ था। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको डॉनबास का जो इलाका है इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको पहले ये करना पड़ेगा कि आप जहां हैं एज इट इज, वेयर आर वहां पर आप रुकें, सीज फायर करें, उसके बाद टेबल पे जाएं और फिर नेगोशिएट करें। तो ये जब तक नहीं होगा तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर भी और ज्यादा नहीं, और वो डेवलपमेंट आर्टिकल होने वाला 5 है। जैसी गारंटी भी मांग रहे हैं। कलेश ही इस बिल्कुल, बात पे और मचा कि भाई 50 आप नेटो में नहीं जाएंगे, और कह रहे भाई वो भी आर्टिकल 5 50 जैसी आर्टिकल गारंटी दो। 5 आर्टिकल भाई 5 मतलब एक पर हमला मतलब सब पर हमला। तो हो गया। तो ऐसा लगता है जेलेंस्की तो पीस चाहते ही नहीं है, वो अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिकल जी। 5 का अर्थ ये है कि आर्टिकल 5 का अर्थ ये है कि आप नेटो में आ गए। नेटो आपके आपके तो उससे ज्यादा और क्या नेटो का और कनोटेशन क्या है। आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मतलब पूर्णिमा जी का रिएक्शन, उसके बाद मैं देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी, क्या ये पीस डील वर्किंग लग रहा है आपको पूर्णिमा जी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। विवेक जी नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद आपने मैम। कल उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बिफोर द मीटिंग, उसमें तीन चार चीज स्ट्रेंज लगा मुझे। स्ट्रेंज तो नहीं लगा हमारे ऊपर, बट इट वाज एक्सपेक्टेड। मैं आपको बताऊं, आपकी अटेंशन वहां पे लेके जाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कुशनर के नाम लिया था बिफोर मीटिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था कि यूक्रेन हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ and lot of wealth to be made. This is the crux of the issue. Mineral is the crux of the issue. Today, Ukraine lost 22% land